हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था आपके? F बराबर K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो आज अपन उस कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मैंने ये टॉपिक आपको थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट नोट लिखवाया था, वो यही था बच्चों। परंतु अब अपन इसका डेरिवेशन करेंगे। तो सर इस डेरिवेशन में अपन को क्या करना है? इस डेरिवेशन में अपन प्रूव करेंगे, प्रूव इट ओबे, कूलॉम्स लॉ ओबे एक्शन रिएक्शन लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन ने आपके क्रिया प्रतिक्रिया बल का नियम दिया था, यानी जितनी अपन क्रिया लगाएंगे उतनी ही प्रतिक्रिया बल लगता है वीपी दिशा में। तो आज अपन इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों अब बात आती है कि सर इसमें डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि अपन को क्या करना पड़ता है, डायग्राम से रिलेटेड थ्योरी लिखनी पड़ती है। तो बच्चों जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं वैसे वैसे आप थ्योरी बना सकते हैं। कैसे देखना, आप थ्योरी लिख लीजिए। सर कूलॉम्स लॉ है तो कितने चार्ज चाहिए? दो इलेक्ट्रिक चार्ज लेंगे, उनकी पोजीशन वेक्टर होनी चाहिए और फिर उनके बीच में अपन फोर्स लगाएंगे। तो देखना सभी, कंसिडर ए सिस्टम कैपिटल एस। माना एक आपके कैपिटल एस सिस्टम है, ठीक है, यह आपके कैपिटल एस सिस्टम है जिसके अंदर टू चार्जेस कैपिटल Q1 एंड कैपिटल Q2 आर एट डिस्टेंस, आर एट पोजीशन वेक्टर। अब इनका पोजीशन वेक्टर लगाएंगे, स्मॉल r1 वेक्टर और स्मॉल r2 वेक्टर। ठीक है, कंसिडर सिस्टम कैपिटल एस इन विच टू चार्जेस at point capital A and capital B with position vector small r1 vector and small r2 vector। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इसकी थ्योरी और ये डायग्राम। देन अब आपको क्या करना है, अब देखना समझना इसको। सर कूलॉम्स लॉ लगाना है और कूलॉम्स लॉ किन्हीं दो चार्ज के बीच में होता है। तो सर ये रहे दो चार्ज, किस में है ये? वैक्यूम में, इन वैक्यूम। ये वैक्यूम की कंडीशन चल रही है बच्चों। ठीक है, तो फोर्स कैसे लगता है? दोनों चार्जेस को मिलाती हुई अपन लाइन ड्रॉ कर दें तो Q2 चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसका नाम क्या होता है? F21 वेक्टर। कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, F21 वेक्टर। और वन चार्ज पे फोर्स लगेगा उसका नाम क्या होगा? F12 वेक्टर। अगर ये फोर्स F21 वेक्टर है बच्चों, ऐसे तिरछा नहीं जाएगा, ये इसके अलोंग है ना, ये इसके अलोंग है ऐसे। तो यदि इसका नाम 21 है तो इसके अलोंग पोजीशन वेक्टर भी R21 वेक्टर होगा। और ये फोर्स 12 है तो इसके अलोंग भी पोजीशन वेक्टर R12 वेक्टर होगा या नहीं होगा? तो अब अपन लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सर बताइए, तो देखना बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स on Q2 charge due to Q1। Q2 चार्ज के कारण, Q2 चार्ज पर Q1 के कारण फोर्स कितना होगा? तो इसका नाम होता है आपके F21 वेक्टर बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2, जो इसका नाम है उसी में चार छुपे हुए हैं, क्या? Q1 और ये हो गया Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आर कैप, यूनिट वेक्टर लग जाता है। ठीक है, तो ये लगा दिया। अब बताइए सर, तो देखना यदि फोर्स 21 है तो ये भी 21 और ये भी 21। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो सर यूनिट वेक्टर क्या है? R21 कैप। तो R21 कैप बराबर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या होगा? R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन 1 और 2 3 R21 क्यूब और R21 वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 1। बोलो होगी कि नहीं होगी?
होगी। इसी प्रकार अपन निकालेंगे सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2, यानी Q1 चार्ज पे Q2 के कारण फोर्स कितना होगा बताओ। तो बच्चों अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 पे चाहिए, F12 वेक्टर इज इक्वल टू, F12 वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा सर। तो यदि अपन मान लिखेंगे तो कितना आएगा, Q1 Q2, इसके अकॉर्डिंग लिखा जाए तो 1 2 है तो R12 क्यूब और R12 वेक्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। बोलो होगी कि नहीं होगी, होगी। अब आपको इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है। रिलेशन तब निकलेगा जब आपके 2 1 और 1 2 के बीच में रिलेशन निकले। तो सर कैसे, तो इसके लिए आप अपन काम में लेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो आपके वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ है वो अपन काम में लेते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, एन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, OAB, तो आपको यहां पे ट्रायंगल लॉ लिखना नहीं है, बस आपको आना चाहिए। क्या होता है ट्रायंगल लॉ, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, then third side of triangle in opposite order represent vector sum of both। तो R2 वेक्टर क्या होगा, R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से निकलेगा R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों याद कर लो, R21 निकालना है तो 2 में से 1 माइनस होगा, यानी R2 माइनस R1, ठीक है, हो गया। सिमिलरली अब ऐसे कैसे अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, R12 वेक्टर क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो बाय इक्वेशन 3 और 4, जैसे अपन 3 और 4 को मिलाएंगे क्या आएगा, तो सर अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो R1 माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे R2 प्लस का, यहाँ पे माइनस का। तो इसका मतलब R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का R12 वेक्टर एंड R21 इज इक्वल टू R12, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। बोलो होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो अब आपके बाय इक्वेशन 1 और 5, और अब 1 और 5 को मिला लो। कैसे मिलाएंगे, तो सर एक में क्या है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन यहां पे क्या है 21 R21 क्यूब, तो R21 को अपन क्या लिख सकते हैं, R12 क्यूब, और R21 वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का R12 वेक्टर, माइनस आगे कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब और R12 वेक्टर, होगा कि नहीं होगा। और सर ये फॉर्मूला कौन सा है, अरे इक्वेशन नंबर 2 देखो, ये फॉर्मूला इसी के इक्वल है। तो इसका मतलब F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F12 वेक्टर। और जब दो फोर्स इक्वल होते हैं और बीच में साइन नेगेटिव होता है तो ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, देन इट रिप्रेजेंट एक्शन रिएक्शन लॉ ऑफ न्यूटन। और अपन बोल सकते हैं जो F12 होगा वो F21 के इक्वल होगा। सो Coulomb's law obey Newton's third law of motion, that is action reaction। तो आपके जो कुलोम्ब्स लॉ होता है वो क्या करता है, न्यूटन के मोशन के थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। तो ये था आपके डेरिवेशन किसका, कुलोम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आपने देखा कि कुलोम्ब्स लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। तो इस प्रकार बच्चों अपन क्या कर सकते हैं,
इस प्रकार अपन किसी कूलॉम फोर्स का वेक्टर फॉर्म में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और साथ के साथ अपन प्रूव कर सकते हैं कि यह आपके न्यूटन के थर्ड लॉ को प्रूव करता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो अब अपन कूलॉम्स लॉ में आपके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मैंने जब आपको छुट्टियों के अंदर वेक्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको वेक्टर लॉ के अंदर, वेक्टर एडिशन लॉ के अंदर सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ाई थी बच्चों। ठीक है, अगर तुमने नहीं पढ़ी तो आप पहले वो वीडियो देख लें, आपके सारा क्लियर हो जाएगा। और यदि आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते तो आपके जो चैप्टर नंबर 1 में सुपरपोजिशन थ्योरम है वो यहां पे समझ में आ जाएगी, परंतु वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन जानते हैं व्हाट इज द सुपरपोजिशन थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, उनके कारण किसी एक पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा ये अपन फाइंड आउट करेंगे। तो सब बात ही आती है, सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम में क्या बना है? डायग्राम में मल्टीपल चार्जेस बनाने हैं। मल्टीपल चार्जेस का मतलब बहुत सारे चार्ज, ठीक है, उनकी पोजीशन वेक्टर लेनी है और फिर अपन फोर्स लगा ही देंगे। तो अपन क्या बोलेंगे? देखना बच्चों, मैं थ्योरी बोल रहा हूं और डायग्राम बना रहा हूं, सभी ध्यान देना। कंसीडर ए सिस्टम कैपिटल एस। मान लो आपके सिस्टम कैपिटल एस है, एक्स वाई जेड, इन विच मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्ज, कैपिटल Q1, कैपिटल Q2, कैपिटल Q3, कैपिटल Q4, डैश कैपिटल Qn हैव पोजीशन वेक्टर। कितने पोजीशन वेक्टर है? यह है स्मॉल r1 वेक्टर, यह है स्मॉल r2 वेक्टर, यह है स्मॉल r3 वेक्टर, यह है स्मॉल r4 वेक्टर और डैश स्मॉल rn वेक्टर। ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फोर्स एट P पॉइंट Q0 चार्ज। यहां पर कोई Q0 चार्ज है जिसकी पोजीशन R0 वेक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा फाइंड आउट करें। तो मैंने आपको कहा था बच्चों, यदि किसी पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है तो जितने भी चार्ज है उन सब के कारण फोर्स लगा दो। इस फोर्स का नाम क्या होगा? नोड पे लग रहा है 1 के कारण F0 1 वेक्टर, 2 के कारण लगा दो F0 2 वेक्टर, 3 के कारण लगा दो F0 3 वेक्टर, डैश ऐसे ही लास्ट चार्ज के कारण लगाओ F0 n वेक्टर। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो जब किसी एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स लगे तो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट किया जाता है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो अब अपन क्या बोलेंगे बच्चों? अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। और सर सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है बताओ? सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या? द नेट फोर्स एट एनी पॉइंट, द नेट फोर्स एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्ज। द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जितने भी वेक्टर फोर्स लग रहे हैं उन सब का क्या कर लो? वेक्टर सम कर लो। दैट इज नॉन एज सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो अब अपन इन फोर्सेस की वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू लिखेंगे तो देखना बच्चों, ये फोर्स क्या है? नॉट 1, तो इसके नाम में ही फोर्स छुपा है। कैसे? कि नॉट है तो Q0, 1 है तो Q1 अपॉन R0 1 स्क्वायर और R0 1 कैप प्लस K Q0 Q2 अपॉन R0 2 स्क्वायर और R0 2 कैप प्लस डैश K Q0
कैपिटल क्यू एन अपॉन आर नॉट एन स्क्वायर और आर नॉट एन कैप। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब अपन क्या करें, यहां पे जो टर्म कॉमन आती है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे कॉमन क्या आएगा बच्चों, के क्यू नॉट, और के को अपन क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या बन गया, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर क्या बचा, और बचा आपके Q1 अपॉन आर नॉट 1 स्क्वायर और आर नॉट 1 कैप। तो आपके बचा Q1 अपॉन आर नॉट 1 स्क्वायर और आर नॉट 1 कैप प्लस Q2 आर नॉट 2 स्क्वायर और आर नॉट 2 कैप प्लस डैट डैश Qn अपॉन आर नॉट n स्क्वायर आर नॉट n कैप। बोलो होगा कि नहीं होगा? और जब बहुत सारे फोर्सेस एक पॉइंट पे लगते हैं और इनका सम होता है तो इसको समीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। कैसे, ध्यान देना, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समीशन जो चीज बदलती है उसको आई लिख देते हैं, आई बराबर 1 to अप टू n 1 2। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आई अपॉन आर नॉट आई स्क्वायर और आर नॉट आई कैप। अब अपन क्या बोलेंगे, इन यूनिट वेक्टर। अब अपन यूनिट वेक्टर में चलते हैं, तो आपके यूनिट वेक्टर क्या हो गया, आर नॉट आई कैप बराबर आर नॉट आई वेक्टर अपॉन आर नॉट आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो यदि ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन आई इक्वल टू 1 to अप टू n क्यू आई अपॉन, जब ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो स्क्वायर और ये 1 मिलके क्यूब हो जाएगा, तो आर नॉट आई क्यूब आर नॉट आई वेक्टर। बोला होगा कि नहीं होगा? और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चों, जो आपके पोजीशन वेक्टर होते हैं इसको कैसे लिखता है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई इक्वल टू 1 to अप टू n क्यू आई अपॉन, ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, आर नॉट आई, तो आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब और आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो सर ये तो किस में आया, वैक्यूम में। अब निकालते हैं इन मीडियम। तो मैंने आपको बताया था यदि कोई मीडियम है तो वहां पे क्या जुड़ जाएगा, एप्सिलॉन आर। तो आपके जो मीडियम में फोर्स होने वाला है बच्चों वो कितना होता है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और समीशन आई इक्वल टू 1 to अप टू n क्यू आई अपॉन आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब और आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया आपके मीडियम में फोर्स। बोलो होगा क्या नहीं होगा? तो ये कहलाता है आपके क्या, सुपरपोजिशन थ्योरम। और सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा अपन क्या करते हैं, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम वी कैन फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो ये हो गया आपके मल्टीपल चार्जेस के कारण फोर्स। बट बच्चों ध्यान देना, ये केवल वेक्टर ऐड ही करता है, यानी जब आपके फोर्स आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में हो तो आप उनका वेक्टर सम कर लो, परंतु यदि मैग्नीट्यूड हो तो मैग्नीट्यूड होता है, एंगल होता है। तो बच्चों सोल्व करने का तरीका क्या, पैरेललोग्राम थ्योरम। और मैंने आपको वेक्टर में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है कि किस प्रकार अपन पैरेललोग्राम थ्योरम लेकर किन्हीं दो फोर्सेस के पेयर बनाकर आखिरी तक रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हो गई आपकी बात किसकी, सुपरपोजिशन थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है बच्चों, हेलो स्टूडेंट। तो अब अपन आगे देखते हैं आपके क्या है लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ की क्या सीमाएं हैं, व्हाट इज द लिमिटेशन, ठीक है, क्या बाउंडेशन है। तो देखना,
ओनली वैलिड फॉर पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्ज। जो कूलॉम्स लॉ होता है ना, वो केवल पॉइंट और स्टेशनरी चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। यदि आपके कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ओनली वैलिड फॉर पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्ज, वैलिड फॉर आर डिस्टेंस ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। यह केवल उन्हीं डिस्टेंस के लिए वैलिड है जो डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। सर 10⁻⁻15 रेंज में कौन आता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, बट आपके उस रेंज के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता। तो कहने का मतलब ये हुआ, इट वैलिड फॉर ओनली डिस्टेंस आर ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। ये 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे ही क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये तो थी आपके लिमिटेशंस। अब देखते हैं अपन इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपके कूलॉम्स लॉ की क्या प्रॉपर्टीज है। तो नंबर 1, इट इज ए फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। ये आपके एक नेचर का फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल फोर्स है। ठीक है, जो आपके फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो विस्कोस फोर्स होता है, जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, जो आपके एडहेसिव फोर्स होते हैं, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के फोर्स हैं। और ये आपके कूलॉम्स लॉ यानी कि कूलॉम फोर्स के द्वारा ही फॉलो होते हैं। समझ गए, इसलिए आपके ये क्या है, एक फंडामेंटल फोर्स है। ठीक है, नंबर 2, लाइक चार्जेस आर रिपेल। लाइक चार्जेस प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं अवे फ्रॉम ईच अदर। एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी टुवार्ड ईच अदर। अट्रैक्शन फोर्स हमेशा टुवार्ड होता है और रिपल्शन फोर्स ऑलवेज अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, नंबर 3, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। ये आपके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, नंबर 1। ठीक है, और इट्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द चार्जेस। दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, अवे या टुवार्ड लगता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मिलकर इसको क्या बनाती है, इसको बनाती है सेंट्रल फोर्स। ये एक नेचर का सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है। ठीक है, एक और बोल सकते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो लिख लीजिए बच्चों एक और पॉइंट आप यहां पे, क्या, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है, क्योंकि इसके अंदर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। इसके बारे में मैं आपको 3rd चैप्टर में भी बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इट डिपेंड अपॉन मीडियम। ये किस पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। जब आपके कोई किन्हीं दो चार्ज में मीडियम आ जाए तो ये फोर्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इट ओबे न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन। ये मोशन के 3rd लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, और आपके नेक्स्ट, the electric force between two charge does not depend upon presence of third charge। यदि किन्हीं दो चार्जेस के बीच में, ठीक है, कोई थर्ड चार्ज रख दिया जाए, जैसे मान लो Q3 रख दिया, तब भी 1 और 2 के बीच में बच्चों क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यानी ये बीच में प्रेजेंट थर्ड चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये आपके क्या थी, कूलॉम्स लॉ की प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, अब अपन अगली क्लास के अंदर कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है।